तक अपनी दिल की बात कहना चाहता हूं। 2 महीने के बाद आचार संहिता लगेगा। लोकसभा का एक सत्र समाप्त हुआ, दूसरा सत्र 31 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा। देश के 142 करोड़ लोग लगातार 3 तलाक, एनआरसी, आरक्षण, क्या कारण है? मैं यूथ से कुछ सवाल करना चाहता हूं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके पहले कभी कश्मीर में 2,64,000 रुपया की घोषणा, तो कभी झारखंड में। झारखंड को विशेष पैकेज की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई और 1,64,000 करोड़ रुपया बिहार को बदलने की तारीख तय करने वाले आरा का वो भाषण अभी तक समाप्त नहीं हुआ। मैं एक बात बहुत ही गंभीरता से करना चाहूंगा आपसे। मुझे एक सवाल बताइए, काला धन 15 लाख रुपया, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आदर्श गांव, 2 करोड़ नौकरी, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप एंड कौशल, किसान का ऋण माफ, गंगा मैया तोरा पियरी चढ़ेवा की सफाई। एक बार के बाद दोबारा वो चर्चा क्यों नहीं हुई? क्यों हम भूल गए स्मार्ट सिटी को? एक ईंटा नहीं लगी हिंदुस्तान के किसी शहरों में। प्रधानमंत्री आदर्श गांव, एक भी गांव में एक ईंटा नहीं लगी। 1,72,00,000 नौकरी 4.5 साल के अंदर चली गई। अमेरिका 89.7% कॉलेज में जाकर के यूथ दाखिला लेते हैं छात्र, और मेरे बिहार में 9.6% स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, और कॉलेज से निकलने तक 11.2% हमारी रफ्तार बच जाती है। मात्र 42,000 करोड़ रुपया भारत के पढ़ने वाले लोग विदेश में देते हैं। 42,000 करोड़ लगभग। आश्चर्य होगा आपको, स्कूल की पढ़ाई करने वाले 9 छात्रों में से मात्र एक ही कॉलेज पहुंचता है। 2,26,000 करोड़ रुपया का निवेश जब होगा तब हम 11वीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन 4.5 साल में 11वीं योजना के लक्ष्य के लिए 77,933 रुपया ही एजुकेशन पर लगा। नेस्कॉम और मैकिन्से के शोध ने 2020 में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी और वैज्ञानिक मानव शक्ति के जखीरा होने के बाद नौकरी पाने का योग समाप्त के बराबर है। प्रत्यान परिषद का शोध बताता है कि 70% विश्वविद्यालय इस हिंदुस्तान का सबसे निचले पदान पर है।
पहला देश है जो औसतन हर 5वें 10वें वर्ष में अपना पाठ्यक्रम बदलता है और मूल उद्देश्य को पूरा करने में हमेशा विफल रहता है। 50 सालों में सिर्फ 44 निजी संस्थाओं को डीम्ड विश्वविद्यालय दर्जा मिला और पिछले 16 वर्षों में 69 निजी विश्वविद्यालय को, एक भी सरकारी विश्वविद्यालय को डीम्ड का दर्जा नहीं मिला। 4.5 सालों में कभी इस पर गौर भी नहीं की गई। आश्चर्य होगा, जनाब श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोर्स में दाखिला लेने के लिए 90% कट ऑफ होता है। अध्ययन बताता है कि सेकेंडरी स्कूल में अच्छे अंक लाने के दबाव से छात्र आत्महत्या सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में करते हैं। 43,000 करोड़, पहले ही मैंने आपको कहा। 15 साल पहले मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर का ऐलान किया था, दुनिया के किसी भी समाज में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा समाज बन जाएगा। गरीब देश शायद समाप्त हो जाए, लेकिन किसी देश के समृद्धि स्तर पर आंका जाएगा तो शिक्षा सबसे ऊपर होगा। और आज दुनिया के सबसे निचले पदान पर शिक्षा है, प्रतिस्पर्धा दूर दूर तक नहीं है। इंफोसिस के प्रमुख नारायण मूर्ति ध्यान दिलाते हुए स्पष्ट कहा है कि अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, सूचना तकनीकी और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है कि उसके पीछे वहां के विश्वविद्यालय में किए गए शोध का सबसे बड़ा हाथ है। आप मुझे एक बात बताएं, 15, 27 और 5 मैं आना चाहूंगा कुछ बातों पर। मैं इसका पक्षधर रहा हूं। जब मैं आसाम जाता हूं तो मुझे इस बात की चिंता होती है कि जाति, धर्म, मजहब के आधार पर नागरिकता का सवाल कैसे खड़ा हो सकता है। क्या हम इजराइल देश से भी खतरनाक होते जा रहे हैं? मुझे आप एक बात बताएं, कहां जा रहा है हमारा देश? युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसी कंट्री में हम यदि किसी पढ़े लिखे मुसलमानों के घर में और दलितों के घर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर 2 से 1 बच्चे से ज्यादा नहीं मिलता है मुझे। फिर यह मापदंड तय करना कि दलित और मुसलमान बच्चे पैदा करने का जखीरा बना हुआ है और यह सवाल लोकसभा और राज्यसभा में उठता है, कैसा लगता है आपको? हम 1951 के बाद कौन लोग आए, किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, क्या इसका मूल्यांकन मजहब और जाति होगा? क्या राजनीति हो रही है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जब यह बात कहता है कि भगवान की आस्थाओं में महिला और मर्द में फर्क नहीं किया जा सकता है, तो फिर केरल में बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के संविधान, मुझे एक बात कभी कभी समझ में नहीं आती है, आखिर संविधान के विपरीत और कानून की धज्जियां उड़ाकर हमेशा ऐसी राजनीति करके बीजेपी क्या करना चाहती है शुरू से? आप उठा के देखिए, हर वैसे सवाल को ये छेड़ते हैं जो सवाल हमारे देश की संस्कृति के लिए, सामाजिक चीजों के लिए उचित नहीं है। क्या महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है मंदिर में? यह तय करेंगे पुजारी, कौन सा भगवान ने कह दिया? और फिर राजनीतिक पैर पसारने के लिए लगातार दंगा का प्रयास केरल में। वहां सुप्रीम कोर्ट का कानून इनके लिए सही नहीं है।
कई ऐसे कानून हैं जहां पर इनके लिए सही हो जाता है और कहीं इनके लिए गलत हो जाता है। 3 तलाक कानून ने कुछ क्लोजर अपने चीजों में उन्होंने कहा कि मैं या हमें इजाजत नहीं देती है कि मैं इसमें इंटरफेयर करूं, और 3 तलाक आश्चर्य होगा, यह सवाल आ चुका है 0.6%। यदि हम दहेज में जाते हैं, यदि हम खुद अपने परिवार के बीच जाते हैं, तो मुझको लगता है कि खुद पत्नी रहते हुए हम 3-4 पत्नी गैर कानूनी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। कई सारे सवाल हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप सोचिएगा, इनको इतना ही चिंता यदि महिलाओं की होती तो सबरीमाल, इतना ही चिंता इनको मुसलमानों की होती तो याद करिए, हज कमेटी का कोटा खत्म कर दिया, हम जुलूस निकालेंगे, हम को सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा सब कुछ करने की इजाजत सड़कों के किनारे है, लेकिन उन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। कभी चींटी को चीनी खिला करके दलितों को गाली देने वाला यह लोग, और अब गाय को मारकर मुसलमान और कमजोरों को गाली देने वाले ये लोग, क्या ये राजनीति नहीं है? 1,00,000 करोड़ रुपया कुंभ, कितने लोगों को नौकरी मिल सकती थी, कितने कमजोर और वंचितों की जिंदगी बदली जा सकती थी। 3,632 करोड़ रुपया की एक मूर्ति लगी, सरदार पटेल, बंजौना पटेल, पटेल का चरित्र और पटेल का चिंतन अपने भीतर लेते क्यों नहीं? तस्वीर लगा करके जिसमें 2,000 रुपया चाइना से हमने घूस खाया, सबको पता है। 5,000 करोड़ की भगवान की मूर्ति, जो एक बिहार का बजट होता है। आप सोचिए ना, सवाल मेरे एजुकेशन का है, सवाल हमारे रोजगार का है। रोजगार पर बहस नहीं है। हम तो चाहते हैं, हमने कल कहा कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों नहीं व्यवसायीकरण को समाप्त करते हैं? क्यों नहीं मेडिकल और एजुकेशन से व्यवसायियों को हटा देते हैं? राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर का बेटा और गरीब का बेटा एक साथ क्यों नहीं पढ़ता? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोगों को सरकारी सुविधा को फ्री क्यों नहीं करता? और कर दीजिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोगों को कर दीजिए आरक्षण। किसी भी परिस्थिति में, चाहे ऊंची जात के लोग हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे निषाद हो, बींद हो, मल्लाह हो, लोहार हो, सुरजापुरी हो, कुलैया हो, चाहे किसी भी जात के लोग हो, वो गरीब है तो उसको अवसर मिलना ही चाहिए। मैंने कल 9वीं सूची की बात मैंने उठाई कि आप 9 बेंच कई बार नरसिम्हा राव के समय से लेकर के राजस्थान, फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, और फिर नरसिम्हा राव ने 10% आरक्षण। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी ने काका कार्लेकर की रिपोर्ट जब लागू हुई थी, जिस वक्त आधार सामाजिक न्याय का था, सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक आधार ही आरक्षण का केंद्र बिंदु है। अभी तक उसको हम इकोनॉमिकल नहीं ला पाए। कई बार कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा, खुद अमित शाह जी ने, जयललिता जी ने जब तमिलनाडु में 59% आरक्षण किया तो कोर्ट ने, 9 बेंच के कोर्ट ने उसको रोका। खुद अमित शाह जी कहते थे 50% से बाहर हम नहीं जाएंगे। याद कीजिए, अमित शाह जी का बयान निकालिए। आज जो लगातार
कई प्रयास हुए हैं और जिस पर हम लोग काम करते रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में समाज के हर गरीबों को समान अधिकार मिले, और मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन मैंने कल एक सवाल उठाया है, 8 लाख रुपया कमाने वाला, चाहे जादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोड़ी हो, कुर्मी हो, मुसलमान हो, दलित हो, वह आरक्षण का हकदार यदि इकोनॉमिकल आप लाना चाहते हैं तो क्यों? 64,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला एक फैमिली आरक्षण का अधिकारी क्यों होगा, और 5 एकड़ जमीन रखने वाला एक व्यक्ति आरक्षण का अधिकारी क्यों होगा? सेकेंड, जब आप 2.50% स्लैब करते हैं और एक तरफ ओबीसी को 6 लाख और क्रीमिलियर को 8 लाख करते हैं, और फिर 8 लाख रुपया का दूसरा मापदंड होता है, मुझे समझ में नहीं आता। सिक्सटी 70% आज एक रिजल्ट आया है। मैं यह बात आपसे कहना चाहता हूं, और मैं ऊंची जात के नौजवानों को भी और पिछड़ी जात और दलितों के नौजवानों को भी यूपीएससी बीपीएससी के रिजल्ट के बारे में बताना चाहता हूं। 3 मात्र एसटी है और 6 एससी, 27 ओबीसी और 925 समान वर्ग के लोग आए हैं। यह सवाल कहां ले जाता है जनाब? क्या यह सबसे बड़ा गंभीर विषय नहीं है? हिंदुस्तान के एक भी यूनिवर्सिटी में दलित नहीं, एसटी नहीं, माइनॉरिटीज नहीं, अत्यंत पिछड़ा नहीं। हिंदुस्तान के एक भी स्टेट में दलित चीफ मिनिस्टर नहीं, मात्र एक माइनॉरिटीज। 28% दलित क्या भागीदार नहीं है चीफ मिनिस्टर का? 65% ओबीसी और मात्र 3% केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सा। अभी जो यूजीसी ने लागू किया है, क्या कभी हिंदुस्तान के इतिहास में एसटी एससी और अत्यंत पिछड़े का लड़का प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकता है? मैं चुनौती देता हूं। और इस सवाल पर कई बार चर्चा हुई। 2021 में जनगणना लाने की बात हो रही है, जबकि जनगणना आ चुका है। जो लोग बड़ी बड़ी पोस्टर लगा देते हैं वो 4.5 साल सरकार में जनगणना या जनसंख्या पर बात नहीं की। मैं यदि 5 एकड़ और 8 लाख रुपया वाले जादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, मंडल, धानुक को आरक्षण मिलेगा, तो फिर जो गरीब ब्राह्मण है, गरीब राजपूत है, गरीब भूमिहार है, गरीब जादव है, उसको आरक्षण कहां से मिलेगा? और जब एजुकेशन होगा नहीं तो आरक्षण उसको कहां से मिलेगा? और जब रोजगार नहीं होगा तो आरक्षण का बेनिफिट किसको मिलेगा? 4.5 साल में अंतिम दिन ये याद क्यों आई? हम सभी लोग लड़ते रहे, बोलते रहे। कल पट्टेदार कहेगा मुझे इतना आरक्षण चाहिए, कल गुज्जर सवाल करेगा मुझे इतना आरक्षण चाहिए, कल जाट कहेगा मुझे इतना आरक्षण चाहिए। और जब 2021 में ओबीसी 62-63% होगा तो क्या आरक्षण 100 से बाहर 200 में लाइएगा? आज यदि 10% आरक्षण हम गरीब ऊंची जात को देने के लिए डंके के चोट पर खड़े हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर के सभी लोग इसके पक्ष में थे। कर्पूरी ठाकुर जी ने 3% ऊंची जात के गरीबों को दिया था। वो इतने उदार दिल के थे, उनका सम्मान होना चाहिए था। कांग्रेस हमेशा अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि 10% आरक्षण ऊंची जात के गरीब को
हम जब आएंगे तो देंगे। फिर अंतिम दिन बिना नमी सूची में लाए और बिना सिर्फ 50+10 के लिए आपने संविधान में संशोधन किया, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक आधार के साथ इकोनॉमिकल नहीं लाया। कल कोई कोर्ट जाएगा तो फिर यह सवाल खड़ा होगा कि इकोनॉमिकल क्यों। आप कहिएगा हम लाए, हम तो क्या करें, और मार्केटिंग शुरू होगी। ST SC स्वर्ण के झगड़े में लगाने वाला यही लोग, और फिर इस विवाद को पैदा करने वाले यही लोग। इनकी मंशा किसी गरीब परवरिश जाति धर्म मजहब को अवसर देने का नहीं है, उसका इस्तेमाल करने का है। यह सवाल पप्पू यादव का है। आप सोचिएगा, क्या यह पप्पू यादव कहीं से, मैं तो सड़कों पर लड़ने को डंके के चोट पर कह रहा हूं। कल के दिन सवाल खड़ा होगा कि जब 65% OBC जनगणना में आएंगे तो लोग कहेंगे, आज यह सवाल है कि यदि 10% आरक्षण बढ़ेगा तो जो 27% आरक्षण है वो 54 क्यों नहीं। यह सवाल 54% का आया है, और इसको स्वीकार करने की भी आवश्यकता है। ST SC जो 27 से 28% लोग हैं, 22 कहते हैं, लेकिन 27-28% उनका भी यह सवाल खड़ा होगा कि मैं कहां। तो फिर 100% के बाहर आप आरक्षण कहां से लाइएगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। यह राजनीतिक व्यक्ति दुनिया बदलने के लिए इनके पास औकात नहीं है। मेरा चैलेंज है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये दीजिए ना, हिंदुस्तान के जितने गरीब जाति के लोग हैं उसको निजी क्षेत्रों में आरक्षण दो। यदि कोई ब्राह्मण जाति का और भूमियार राजपूत मंडल जादव का, कोई जादव दलित का गरीब आदमी है तो उसको निजी क्षेत्र में दीजिए आरक्षण, और उसको कहिए कि ये पैसे वाले जो जिसको काम पर काम आप दे रहे हो उसको खत्म करिए और शुभ अवसर दीजिए भरने का। यह तय क्यों नहीं कर रहे। और यह भी बहस है, आप याद कीजिए ना, आज सबसे ज्यादा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में 1.2% भी दलित माइनॉरिटीज और अत्यंत पिछड़ा का जज नहीं। यह सवाल तो उठ ही रहा है, क्या यह अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं। और यह सवाल भी उठ रहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में। यदि निषाद इतना प्रतिशत है तो उसे भी मिले। यदि हिंदुस्तान में दलित इतना प्रतिशत है तो उसको भी अधिकार मिले। बांटिए ना, पूरा फैक्ट को याद कीजिए ना, बाबा साहब अंबेडकर के उस सवाल को। उसमें पेट में दर्द क्यों हो जाता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह पॉलिटिशियन हमेशा वोट, सियासत, सत्ता के लिए हर काम करती। हमारे पास स्कूल है नहीं, हमारे पास कॉलेज है नहीं, हमारे पास शोध के लिए कुछ है नहीं, हमारे पास रोजगार के कोई रास्ते नहीं है। हम 1,72,00,000 रोजगार खत्म कर चुके। फिर हम आरक्षण का झुंझुना थमा करके यूथ को कहां ले जाना चाहते हैं। यही सवाल है पप्पू यादव का। मेरा सवाल है कि यह पॉलिटिशियन, यह सारी पार्टियां एजुकेशन पर, हेल्थ पर, रोजगार पर, व्यापार बढ़ाने पर, एक व्यक्ति के इकोनॉमी बढ़ाने पर, अमीरी रेखा तय करने पर बात क्यों नहीं करती है। आप अमीरी रेखा तय करिए, उसको डिसेंट्रलाइज करिए, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाइए। मेरा यहां सवाल है, सवाल जब मात्र 2 महीना बचा है और ये कब तक विवाद कहां कहां जाएगा, और उस 2 महीने के विवादों में आप सब तरह की राजनीति, कभी NRC, कभी 3 तलाक, कभी आरक्षण, यह एक सवाल खड़ा करता है
और यह सबसे बड़ा सवाल है। अंत में सिर्फ इतना कि हमारी यूथ की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, इसको लेकर के इस देश में हम क्यों खड़े नहीं होते। एक परिवार की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक आजादी, इसको लेकर के बात क्यों नहीं होता। एक किसान की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, मूल्य, पैदावार, उसकी सुरक्षा। एक समाज और एक परिवार की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, पीस, प्रोस्पेक्ट, लव एंड एक बेहतर लाइफ। इस पर बहस क्यों नहीं होती, और जो सवाल नेता पहले करते हैं वो फिर भूल क्यों जाते हैं। और लंबी लंबी बात करने वाले, ये बड़ी बड़ी बात करने वाले हमारे नेता लोग, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण, जब इसके लिए कानून बन सकता है तो रामविलास जी निजी क्षेत्र के लिए भी बनाइए ना, गरीबों के लिए, अन्य चीजों के लिए भी बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय पे भी बोलिए ना, जनसंख्या पर भी बोलिए ना। और समय काल पात्र के अनुसार चीजें बदलती है, उसमें सामाजिक शैक्षणिक के साथ यदि आर्थिक आज है तो यह आवश्यक है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। कल सामाजिक न्याय का सामाजिक और शैक्षणिक बेस था, भले वो बदला नहीं गया हो, लेकिन आर्थिक बेस आज महत्वपूर्ण है। सामाजिक और शैक्षणिक के साथ आर्थिक आधार को हम झुठला नहीं सकते हैं, लेकिन उसका मापदंड क्या होगा, क्या बीपीएल फैमिली या 1 बीघा से नीचे रखने वाला जमीन, या जिसके पास 12,000 रुपये से नीचे का इनकम है सालाना, कुछ तो तय हो। यह मेरा सवाल था, तय आपको करना है। मैंने यही सवाल सदन में भी, सदन के बाहर भी, एनआरसी पर भी मैंने कहा कि हमें ना तो बांग्लादेश हमको अब लेगा, ना आप कह रहे हैं तो क्या गोली मार दिए जाएंगे। जो भारत के लोग हैं उसको बांग्लादेश आपका, आप तय तो नहीं कर दीजिएगा, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ले लेगी आपको, नेपाल ले लेंगे आपको, और आप भारत में नहीं रखेंगे तो क्या उसको मार दिया जाएगा। यही तो सवाल है। किसी के घर में आप दखल देते हैं, किसी के निजी जीवन में, किसी के धार्मिक आजादी पर आप हस्तक्षेप करते हैं, तो किसी के विचारों पर, कभी बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर हस्तक्षेप कीजिएगा तो कभी पेरियार के विचारों को। और वाल्मीकि की बात करने वाला कल लंबी लंबी बात करते थे, आज तक वाल्मीकि की मंदिर हिंदुस्तान के किसी चौराहे पर नहीं खड़ी हुई। वो गली, दलितों के गली टोले मोहल्ले में खड़ा हुई और उसको क्षुद्र का भगवान बना दिया गया, और राम को पप्पू यादव का। ये बात करते हैं ये लोग, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल बस इतना ही था कि इस राजनीतिक व्यक्ति के मिजाज को समझिएगा। हम सब हिंदुस्तान के 142 करोड़ के हित चाहने वाले लोग, जो आपके तरह पप्पू यादव हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान के हर तबके, हर समाज, हर व्यक्ति जो गरीब है, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से, उसको हर परिस्थिति में एक अवसर मिलनी चाहिए, और उस अवसर को हम बेहतर तरीके से दें। लेकिन उस अवसर के पहले हमको तय करना होगा कि हम एक हाथ को काम कैसे देंगे। इसके लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण, दूसरा एजुकेशन, तीसरा रोजगार, और चौथा जस्टिस, इसका ख्याल रखना होगा। यही मैं आज आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मकर संक्रांति की ढेर सारी मुबारकबाद। वैसे मैं मानता नहीं हूं ना नया साल ना मकर संक्रांति, लेकिन परंपराओं में हमारे जैसे आदमी को भी कभी कभी बधाई देना पड़ता है, जो शायद भीतर से नहीं दे पाता हूं, लेकिन आपके लिए मुझे देना पड़ता है। नमस्कार।